हिंदी का 5वां इकाई अब पढ़ते हैं। हिंदी का 5वां इकाई नाम है साहित्य के विविध पहलू। 5 नंबर का आपका इकाई है 5वां इकाई। कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उनको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं साहित्य है क्या, उस बारे में भी जरूरी हो जाती है चीज़ें कि साहित्य किसे कहते हैं। तो मानव जीवन के रागात्मक अनुभवों को शब्दमयी व्यंजना को इनको साहित्य कहते हैं। रागात्मक अनुभव की शब्दमय व्यंजना साहित्य जीवन की व्याख्या है। साहित्य क्या है? अपने जीवन की व्याख्या को कहते हैं। सत्य की साधना, सौंदर्यानुभूति, लोकमत की उदात्त जो भावना है, इसको साहित्य के ये सनातन मूल्य हैं। प्रश्न आ जाए मान लो 1 नंबर का कि साहित्य के सनातन मूल्य क्या है, तो सत्य की साधना, सौंदर्यानुभूति, लोकमत की उदात्त भावना, ये सारे क्या है? साहित्य के सनातन मूल्य। आज़ादी से पूर्व अधिकतर रचनाएं देशभक्ति, नैतिकता, राष्ट्र गौरव पूर्ण था। आत्मविश्वास, आज़ादी के लिए संघर्ष बाल साहित्य के विषय का केंद्र बिंदु था। तो ये कुछ बिंदु आपको साहित्य परिभाषा के अंतर्गत ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बाल साहित्य को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा जो है वो 5वीं तक का शिक्षक बनने को लेकर के वहाँ पर बातें हो रही है, तो बालकों को ऊपर यहाँ पर बेस्ड सिलेबस है, तो बाल साहित्य के बारे में जानना भी जरूरी हो जाता है। बाल साहित्य का अर्थ और परिभाषा। गद्य पद्य की सरल छोटे छोटे वाक्यों में वे रचनाएं जो बालकों के लिए उपयोगी हों जैसे, उनको बाल साहित्य कहते हैं। बाल साहित्य में लेखक बालक जैसा स्वयं अनुभव करता हुआ रोचक आकर्षक रचना करता है। इसमें कठिन शब्दावली, व्यंजन गुच्छ, लंबे वाक्य, विस्तृत आकार की रचनाएं आदि नहीं होती है। यहाँ पर क्या रहता है? बालक जैसा खुद को स्वयं अनुभव करते हुए लेखक रचनाएं करता है और बिल्कुल सरल शब्दावली, बिना किसी व्यंजन गुच्छ के कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लेता है जो कि बच्चों को समझ में ना आए, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में सारी चीज़ें रहती है। तो ये बाल साहित्य की परिभाषा हो गई है। बाल साहित्य परिचय को लेकर के प्रश्न आता है, तो परिचय में देखिए हिंदी बाल साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है। पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा, साहित्य सागर, जातक कथा एवं अन्यान्य संस्कृत कथा साहित्य की गौरवमयी धरोहर इसे मिली है। राजा रानी, पशु पक्षी, परी दानव, देवी देवता, महापुरुष, लोक जीवन से ग्रहित पात्र इन कथा प्रसंगों में पिरोए हुए रहते हैं। कविता कहानी बच्चों के बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय विधाएं हैं। अपनी संगठनात्मकता के कारण से कविताएं इन्हें सहज ही कंठस्थ हो जाती है। वे कहानियाँ उन्हें प्रिय लगती हैं जो रोचक और कौतूहलपूर्ण होती है। तो ये कुछ बातें आपको साहित्य परिचय में ध्यान रखनी है, बाल साहित्य परिचय में। इसके बाद में आज जो साहित्य लिखा जा रहा है, अब वर्तमान साहित्य की बात आ जाती है, वह 2 प्रकार का है, पारंपरिक और आधुनिकतावादी। पारंपरिक बाल साहित्य के अंतर्गत वह बाल साहित्य आता है जो कि भाव अथवा शैली किसी भी दृष्टि से अपनी पूर्व परंपरा से भिन्न नहीं है। वहीं देश प्रेम, विद्यालय, तितली, चिड़िया, हाथी, बादल, पानी, होली जैसे विषयों पर लिखी जाने वाली घिसी पिटी शैली की रचनाएं होती है, वो क्या है? पारंपरिक, जो कि परंपराओं से चली आ रही है। और आधुनिकतावादी की दूसरी कोटि क्या है? साहित्य में एक हमें नवीन, मौलिक और आधुनिक दृष्टि चेतना समन्वित, इसे कहते हैं नवीन वाली। तो यह है साहित्य मूल्यपरक है। इसमें आधुनिक जीवन का सफल समाहार है। गुणवत्ता की दृष्टि से इसका महत्व असंदिग्ध है। नए विषयों को नए शिल्प में प्रस्तुत करने के साथ साथ वह बच्चों का मन मोहने में भी पीछे नहीं है। कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रावृत्त, नाटक, जीवन संस्मरण आदि विविध विधाओं में यह श्रेष्ठ बाल साहित्य हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं शैली के आधार पर साहित्य की विधाएं कितनी हैं, ये भी प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है। तो गद्य, पद्य और चंपू, यहाँ पर 3 आपको ध्यान रखने हैं। और ये सेम टॉपिक आपको संस्कृत में भी हमने पढ़ा है, तो जरूर से याद कर लेना है कि साहित्य की विधाएं क्या है। रचनाकारों को लेकर के प्रश्न आए थे संस्कृत में, आपको याद आ रहा होगा, तो वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है पहले। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इसके बाद में कविता को लेकर के। कविता पढ़ाना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। बिंबों को ग्रहण करते हुए कविता में व्यक्त विचार भावों को अपने अनुभव का हिस्सा बनाना, विद्यार्थियों से साझा करना इसके महत्वपूर्ण आयाम हैं। कविता अध्यापन में अध्यापक की रुचि, काव्य की जानकारी, वाचन की स्पष्टता, सौंदर्यानुभूति का होना नितांत आवश्यक है। कविता के सौंदर्य तत्वों की बात आती है तो विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य और कल्पना सौंदर्य, और यहाँ पर शैली सौंदर्य, तो 4 सौंदर्य ध्यान रखने हैं। सौंदर्य बोध के लिए कविता में कम और उचित शब्दों का प्रयोग, आवश्यकता अनुसार अलंकार और बिंब योजना का निर्माण करना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं छंद युक्त कविता के बारे में। इसमें देखिए वर्ण, मात्रा, पद, यति आदि के नियमानुसार नियमानुरूप प्रयोग से निर्मित कविता छंदयुक्त कविता कहलाती है। उदाहरण देखिए, कभी रहती न स्वरत के बस होकर के, समर्पण भाव नित्य रखूं मन में घर के, परंतु सदैव धार स्वतंत्र विचार रहूं, जरा नहीं ध्वंस दर्पण भरा अधिकार सहूं। तो ये कविता का उदाहरण छंदयुक्त कविता ध्यान रखनी है 4 लाइनों में इस तरह से। और यहाँ पर उदाहरण आपने लिख लिया है। अब हम बात करते हैं कहानी को लेकर के। कहानी का एक मूल प्रतिपाद्य कहना होता है। कहानी का मूल क्या है? प्रतिपाद्य कहना। तो कहानी की प्रवृत्ति के अनुसार किसी न किसी तत्व पर अधिक बल दिया जाता है।
और किसी तत्व पर कम भी बल दिया जाता है। कहानी के विभिन्न प्रकार और शैलियाँ इसी विविधता के कारण बनती है। कहानी के दो प्रमुख पक्ष होते हैं, एक वस्तु पक्ष और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष। कहानी की भाषा में मुहावरे, लोकोक्ति, व्यंजना, लक्षणा आदि का प्रयोग करते हुए बातचीत के माध्यम से हम कहानी को अभिव्यक्ति पक्ष को यहाँ पर उभार सकते हैं। कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है। कहानी शिक्षण से बच्चों को क्या लाभ है, तो विद्यार्थियों में कहानी की विषय वस्तु की समझ बनाना, कहानी की शैली विशेष से परिचित होना, कहानी में आए नए शब्दों मुहावरों से विद्यार्थियों को अवगत करवाना, कहानी से अपने शब्दों को कहने की कुशलता अर्जित करना, कहानी के सौंदर्य पक्ष से अवगत करवाना, कहानी अध्यापन के दौरान सावधानियां क्या रखी जानी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो कहानी कोई अंतिम सत्य नहीं है, इसमें 19-20 हो सकने कहानी की प्रवृत्ति के अनुसार तत्वों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। कहानी कथन प्रमुख है, कहानी आद्यांत क्रमबद्ध और प्रभावपूर्ण कही जाए तो ये सावधानियाँ रखी जानी चाहिए। इसके बाद में अगला बिंदु आता है संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर आपको बताना है। रेखा चित्र कहानी के, यहाँ पर 2 बार कहानी हो गया, कहानी के रेखा चित्र कहानी के नज़दीक की विधा है तो संस्मरण निबंध विधा के नज़दीक है। संस्मरणों में अतीत की परिवेश अनिवार्य है और रेखा चित्र में समकालीनता की झलक है। संस्मरण में लेखक की उपस्थिति अनिवार्य है, रेखा चित्र में यह आवश्यक नहीं है। इसके सोपान क्या है, प्रस्तावना, कक्षा अभिनय विधि, मंच अभिनय प्रणाली और व्याख्या विधि। तो 4 इसके सोपान हैं संस्मरण और रेखा चित्र के। इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आगे देखिए पत्र के बारे में बात करते हैं। तो किसी बातचीत को जब हम लिपिबद्ध करते हैं तब उसे पत्र कहा जाता है। पत्र के 2 भाग हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ये बात रखी। पत्र का महत्व को लेकर के प्रश्न आता है कि पत्र का महत्व बताइए। तो पत्र अत्याधुनिक साधनों के होते हुए भी पत्र का अपना महत्व है। पत्र विभिन्न स्थानों में रहने वाले संबंधियों तथा मित्रों से संपर्क बनाए रखने का प्रमुख साधन है। कहीं सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों तथा व्यापारियों द्वारा विभिन्न सूचनाएं आदान प्रदान करने हेतु भी पत्रों का ही सहारा लिया जाता है। औपचारिक पत्र के रूप परिपत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक पत्र, प्रार्थना पत्र आदि इसके रूप हैं। ये बात होगी पत्र को लेकर के। नाटक और एकांकी को लेकर के बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकांकी में सीमित स्थान, अल्प समय, कम पात्र होते हैं, परंतु नाटक में विस्तृत कथानक, अधिक पात्र, दीर्घकाल होता है। एकांकी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ: आदर्श अभिनय विधि, कक्षा अभिनय विधि, मंच अभिनय विधि, व्याख्या विधि। अगला बिंदु यहाँ पर आता है आदर्श अभिनय विधि को लेकर के बात करते हैं। तो इसमें शिक्षक द्वारा सभी पात्रों के संवाद, स्वगत कथन, दृश्य विवरण आदि का वाचन किया जाता है और उसके बाद में वाचन करते समय उसके द्वारा आरोह अवरोह, हाव भाव, गति आदि का भी ध्यान रखा जाता है। तत्पश्चात छात्र छात्राओं को अनुकरण वाचन करने के निर्देश दिए जाते हैं, अनुसरण करवाया जाता है। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार कुछ अंशों की व्याख्या भी प्रस्तुत करी जाती है। तो इस तरह से रहता है काम। और दूसरा कक्षा अभिनय विधि, जिसमें अभिनय करके बताया जाता है। तो इसमें अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग भूमिका दी जाती है, फिर भी उचित हाव भाव और आरोह अवरोह व प्रसंगानुकूल पात्रों के संवाद बोलते हैं। शिक्षिका या फिर शिक्षक आवश्यक अंशों की व्याख्या बालक बालिकाओं के सहयोग से करते हैं। भाषा शैली, चरित्र चित्रण, जीवन मूल्यों की स्थापना का विश्लेषण कहानी शिक्षण के समान ही होता है। तो ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरी बिंदु आती है कि मंच अभिनय प्रणाली। इसमें रंगमंच पर एकांकी को खेला जाता है। एकांकी के दृश्य एवं संवादों के लिहाज से यह प्रणाली उत्तम है, परंतु श्रम साध्य एवं अर्थसाध्य भी। स्कूलों में प्राय इस तरह के संसाधन भी मौजूद नहीं हैं। इनमें बीच का रास्ता विभिन्न प्रकार के मुखौटे बना करके पात्रानुसार संवाद करें। हालांकि ये सब बातें नाटक एकांकी की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो ये बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आपको व्याख्या करके बताना है। तो इस विधि में शिक्षक शिक्षिका द्वारा पठन एवं व्याख्या प्रस्तुत करी जाती है। इसके द्वारा प्रश्नोत्तर प्रणाली तथा कथा वस्तु की स्पष्टीकरण, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद की विशेषताएं, विविध भाव और अनुभूतियों की विवेचना करी जाती है और व्याख्या देकर के यहाँ पर समझाया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं पत्र साहित्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को इस विधा में लिखे गए साहित्य की जानकारी प्रदान करना। दूसरा बिंदु अन्य विधाओं से इस विधा की तुलना करना। अनौपचारिक औपचारिक पत्रों से अलग करने, पत्र साहित्य की समझ बनाना। पत्र की भाषा शैली सहज, सरल और बातचीत परक होती है। इसकी पहचान विद्यार्थी, शिक्षकों व बच्चों को प्रदान करना। तो ये कुछ आपको उद्देश्य इसके ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बाल साहित्य का प्राथमिक स्तर पर क्या महत्व है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए क्या महत्व रखता है बाल साहित्य, तो उस बारे में प्रश्न आता है। देखिए
प्राथमिक स्तर पर बालक की भाषा विकास में बाल साहित्य की सर्वाधिक भूमिका रहती है। छोटे बालक अपने परिवेश में निरंतर भाषा सीखते रहते हैं। विद्यालय में वह अच्छी तरह भाषा सीखता है, वह अपने विचारों भावों को अपनी मातृभाषा में व्यक्त करता है। बाल साहित्य पढ़ते पढ़ते बच्चे से कुछ इस प्रकार की शक्तियों का सहज विकास हो जाता है कि वह संप्रेषण के स्तर पर आकलन करने लगता है। बाल साहित्य से बच्चे में आकलन की शक्ति का विकास होने लगता है। इसमें बोलने की कला, भाषा शक्ति का विकास होता है। बाल साहित्य में बच्चों के शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। तो ये बाल साहित्य के प्राथमिक स्तर यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और बाल साहित्य के अंतर्गत जो पत्र पत्रिकाएं हैं जैसे बालहंस, बाल पत्रिका वगैरह, तो वो भी आपको नाम ध्यान रखने होंगे। सरकारी पत्र के नाम यहाँ पर बात आती है कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, तो सरकारी पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। प्राय ये पत्र एक कार्यालय, विभाग या मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को लिखे जाते हैं। आपके डीएलएड के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं तो वो आपके लिए थोड़ी आते हैं, वो पंजीयक विभाग से डाइट के लिए भेजे जाते हैं, तो वो नोटिफिकेशन वगैरह रहते हैं। तो वो क्या रहता है, एक सरकारी पत्र रहता है। ये पत्र एक निश्चित प्रारूप में होते हैं और वहाँ पर जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो नीचे क्या लिखा हुआ रहता है कि आप सभी कॉलेजों को, सभी संस्थाओं को अवगत करवाना सुनिश्चित करें, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो वो अलग अलग कार्यालय से कार्यालय के लिए लिखा रहता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये पत्र एक निश्चित प्रारूप में होते हैं। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी होती है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा, किस पत्र के तहत, किस विषय के तहत कब लिखा गया है, सारी चीज़ें लिखी रहती है। आप डीएलएड के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आते हैं तो उनमें देखते हैं क्रमांक लिखा रहता है, डेट लिखी रहती है, डिजिटल साइन वगैरह रहते हैं, सारी चीज़ें लिखी रहती है, प्रेषक वगैरह रहता है, विषय लिखा रहता है अलग, और फिर उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें रहती है, नीचे सिग्नेचर वगैरह वो सारी चीज़ें रहती है। जिसे पत्र लिखा जा रहा है तो उसका नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है। पत्र के अंत में बहुधीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में होता है। तो ये सारी बातें सरकारी पत्र के अंतर्गत आपको ध्यान में रखनी है। और इस तरह से हमारा ये 5वां यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बहुत कम समय में सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर संक्षेप में बताने की कोशिश करी है और आपको इन टॉपिक्स को जरूर से पढ़ लेना है, जिससे आपका पूरा यूनिट यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। इनमें से आधे कुछ टॉपिक भी आपको याद हो जाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात रहेगी। 5 नंबर का टॉपिक है और 5 नंबर के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सबको हमने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ठीक प्रकार से सारे बिंदु समझ में आ गए हैं। इनके रिगार्डिंग कोई भी आपकी समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। जल्दी मिलेंगे दोस्तों 6ठे यूनिट के साथ में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।